तो क्या माना जाए, ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब बंद होने जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। क्या ऐसा माना जाए कि नहीं माना जाए, ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहली बात, एक तो ट्रंप की बातों पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा होता नहीं है। ट्रंप अभी कुछ कहते हैं, कुछ ही देर बाद कुछ कह दें, किसी को नहीं भरोसा, इसीलिए कोई दावे के साथ ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन अभी हम लोग इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ये ऐलान किया कि हम अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों के से ईरान के साथ हमारी बातचीत हो रही है और बातचीत बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है। ईरान काफ़ी बेहतर तरीके से बातचीत कर रहा है, ईरान का टोन काफ़ी अच्छा है और हो सकता है कि इस बातचीत से अगर कुछ सफलता नज़र आती है तो युद्ध खत्म करने की नौबत आ जाएगी, तो फिर ये हमला नहीं करेंगे। ये ट्रंप का बयान इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि 48 घंटे पहले ट्रंप ने यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान ने नहीं खोला तो हम 48 घंटे के बाद ईरान के एनर्जी और पावर प्लांट पे हमला करना शुरू कर देंगे। वो 48 घंटे इसी रात खत्म होने जा रहा था डेडलाइन, तो सबकी नज़रें इस बात पे टिकी थी, क्या ताबड़तोड़ हमले होने जा रहे हैं, क्या ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा क्या। उससे ठीक पहले ट्रंप का ये सोशल मीडिया, ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट पूरे दुनिया में कह सकते हैं चर्चा का विषय बन गया, आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि 5 दिनों तक हमला नहीं करने की उन्होंने गारंटी दी। उसके बाद उन्होंने एक पत्रकारों से संबोधित किया और उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बातें की। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान के खमेनी के बेटे को नेता नहीं मानते हैं, हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमसे बातचीत करने के लिए पहले ईरान ने फ़ोन किया था मुझे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इजराइल को भी बता दिया है, इजराइल भी बेहद खुश है हमारे इस कदम से। अब ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए, आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। क्या इसे ट्रंप का सरेंडर माना जाए? क्या ट्रंप अब मान चुके कि इससे ज़्यादा हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं, मजबूरी में किया गया ट्रंप का फैसला है, या फिर इसके पीछे कोई खास रणनीति है? इस पर चर्चा करेंगे आवाज़ अड्डा में आज हम खास। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। उससे पहले एक बार सुन लीजिए कि आखिर ट्रंप ने कहा क्या है। I think Israel will be very happy with what we have. We just spoke to Israel a little while ago. I think they'll be very happy. This will be peace for Israel, long-term peace, guaranteed peace. If this happens, and I can't guarantee it, but I think it's going to. My life is a deal. That's all I do is deals my whole life. I think this is something that's going to happen. And why wouldn't it happen? So tomorrow morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. तो सुना आपने ट्रंप का, उन्होंने उस 5 दिन के सीज फायर के ऐलान के बाद ये पत्रकारों से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही हैं। इन बातों को कैसे देखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट कमर आगा जी हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। एम्बेसडर त्रिगुणायत साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं पहले शंकर प्रसाद साहब से लेना चाहता हूं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, जब भी युद्ध के दौरान, जब इस चरम पे युद्ध पहुंच चुका हो और तब इस तरीके का बयान आता है, तो उसका मतलब आप लोग क्या मानते हैं सेना की भाषा में? देखिए, इसका मतलब बताना तो बहुत कठिन है। आपने खुद ही शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि ट्रंप साहब कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ नहीं कहते। कभी कहते हैं कि कल सुबह तक मैं न्यूक्लियर प्लांट जो पावर जनरेशन है उसको उड़ा दूंगा और 48 घंटे में होमोस को क्लियर कर दूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि सब बातचीत ख़त्म हो गई, ईरान का फ़ोन आया था, ईरान ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया, मैंने मान लिया। अब ये बात तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कुछ ना कुछ
एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एस्केप रूट करें या ना करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रकार का जो उनका स्टेटमेंट आया कुछ घंटे ही पहले आया है, हम लोगों ने सब ने ट्विटर पे पढ़ लिया उसको, उसका क्या जवाब ईरान ने दिया है? हैज़ ईरान रिस्पॉन्डेड टू दिस मैसेज ऑफ ट्रंप? आई डोंट नो, वो मैंने देखा नहीं है। आपके पास कुछ आया होता आप बताइए कि ईरान ने इसका कोई जवाब दिया। एक तरफ से मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी अभी पिछले आधे घंटे पौने घंटे में कि शायद ईरान ने इसे इनकार कर दिया कि हमने इस प्रकार का कोई टेलीफोन नहीं किया, हमारी तरफ से कोई सजेशन नहीं है। बहरहाल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो इसका है, मैं समझता हूँ कि उनके मिलिट्री जनरल्स ने उनको समझाया होगा कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड इज़ नॉट अ पॉसिबल एंड नॉट अ गुड आइडिया। बहुत सारे बॉडी बैग्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये पूछा होगा कि अगर हम सोल्जर्स को ग्राउंड पे रखेंगे तो उनको टास्क क्या देंगे? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम एंड इन हाउ मेनी डेज डू यू थिंक दे विल अकम्प्लिश दैट टास्क? तो मिलिट्री जनरल्स ने, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल उठाए होंगे और ये भी कहा होगा इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमेरिका की कि देखिए इस प्रकार से उनकी डिस्पर्शन है, उनके मिसाइल्स हैं, उनकी ट्रम्प्स, उनकी ड्रोन्स हैं, उनके 31 जगह से जो उनकी अलग अलग एक टुकड़ियाँ बैठी हैं वो अलग अलग जगह बैठी हैं। टेरेन वहाँ की डिफ़िकल्ट है, सेमी माउंटेनस है, वहाँ पर लैंडिंग भी आसान नहीं है। तो इस प्रकार के अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो उन्होंने ये सोचा कि शायद इस समय मैं कह दूं कि नेवी हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, एयरफोर्स हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, द कंप्लीट मिलिट्री हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, द हायरार्की हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, रजीम चेंज भी हो जाएगा, दुश्मन वहाँ पे जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। इस किस्म से बयान देने से, मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद आप ही से कहा था, दिस वॉर इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ वॉर ऑफ पर्सपेक्टिव। लोग एक अपनी जो दिमाग में घूम रही उसको एक इस तरह से निकाल देते कि शायद ये सच्चाई हो। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो कल सुबह तक पता लगेगा, एक आध दिन पता लगेगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो इट्स ए वेरी गुड स्टेप, it's a very good step for humanity, it's a very good step for the world economy। एंड मैं समझता हूँ कि शायद इस समय इसमें इजराइल भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इजराइल ने काफ़ी डैमेज कर दिया है और काफ़ी डैमेज सहन भी कर लिया है। तो इस समय अगर आप देखें तीनों जो प्लेयर्स हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, तीनों देश काफ़ी सफ़र कर चुके हैं और साथ में पूरी दुनिया को भी ले डूब रहे हैं। तो इस समय अक्लमंदी इसी में है कि इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, सीज़ फायर हो जाए और सीज़ फायर के बाद कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकले। तो मैं समझता हूँ आई वी सपोर्ट दिस व्यू बट आई होप ईरान विल एक्सेप्ट इट एंड आई थिंक दे विल नाउ रियली कम डाउन टू डिप्लोमेसी। बिल्कुल, हम सभी यही उम्मीद करेंगे, हम सभी यही प्रार्थना करें कायदे से कहें तो, क्योंकि हर कोई परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन शंकर प्रसाद साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, एम्बेसडर त्रिगुणाथ साहब, कि ईरान ने कोई रिएक्शन दिया क्या? तो जो ईरान का एक छोटा सा रिएक्शन मैं देख पा रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है वो ये कि हमारे यूएस से कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा, अभी जो हम लोग बातें सुन रहे हैं तो उसका एक हिस्सा ये भी था, उन्होंने ये कहा कि हम जिसको समझदार नेता मानते हैं उससे बातचीत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाला शख्स उनकी नज़र में समझदार नेता ना हो, किसी और से बात कर लियो, उस आधार पर वो सीज फायर जैसी बातें कर रहे हैं। कि मैं जनशंकर की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था कल परसों में। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं उठता, और कारण ये है कि आप एक बार बेवकूफ बन सकते हैं, दूसरी बार बेवकूफ बन सकते हैं, अगर तीसरी बार बनते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने का पूरा अधिकार है। क्योंकि एक बार दोनों ने बातचीत करी आपसे और अटैक किया, दूसरी बार आपसे बातचीत करी और फिर आपके ऊपर अटैक हुआ। तो ईरान में इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं कि वो ये सोचें। अभी आप ये देखिए, साइमल्टेनियसली खबरें ये भी आ रही हैं कि इनके काफी मैरीन्स जो हैं वो वहां से आ रहे हैं। आइडिया इनका ये है कि खर्ग आइलैंड को लेने की बातचीत चल रही है, और उधर से ओकिनावा से करीब 2000 मैरीन्स और दूसरी जगह 4500 मैरीन्स। तो वो यहाँ पर कुछ तमाशा करने तो नहीं आ रहे, वो तो कोई ना कोई प्लान है। तो या तो ये टाइम बाई कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जैसे हमारे लोग आएंगे तब और प्रेशर डालेंगे। दूसरा प्रेशर इनके ऊपर सबसे बड़ा ये पड़ा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल तो दिया कि हम सारे उनके जो ईरान के जो पावर स्ट्रक्चर है या पावर प्लांट्स हैं या जो भी है उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उसके बदले में ईरान ने एक लिस्ट दे दी पूरी उन इंस्टॉलेशंस की जिसको वो साइमल्टेनियसली अटैक कर देगा और वो सब खत्म हो जाएंगी। कहाँ पर?
इजराइल के अंदर, पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर, और गल्फ कंट्रीज 90 से 96% तक डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर जिंदा हैं। अगर वहां से डिसैलिनेशन प्लांट्स खत्म हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं, और उसमें हमारे भारत के या साउथ एशिया, सब भारत के 10 मिलियन और साउथ एशिया से 25 मिलियन लोग वहां पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या आप समझते हैं वहां पानी के बिना गुजारा हो सकता है इन कंट्रीज में? तो ये सारी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि भाई ईरान अभी दब तो रहा नहीं है, उसको तो लगातार हमले कर रहा है, उनके ये कहने के बावजूद कि 95%, 95% हमने खत्म कर दिया, 90% खत्म कर दिया। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए लक्ष्मण जी। एक तो ये कि ये ग्रे जोन वॉरफेयर है। हम लोगों को जो नजरें सबसे ज्यादा खबर आ रही है, वो खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया की, और वेस्टर्न किस तरह से अमेरिका और इजराइल उसको स्पिन दे रहे हैं वो देख रहे हैं। पूरी आपको खबर जो है ना इजराइल से आती है ना अमेरिका की, उनके क्या नुकसान हो रहे हैं उनका ही पूरा खबर नहीं आ रही, वो सब बाद में पता लगेगी। तो लेकिन ईरान ने CNN को जो है अपने यहाँ बुलाया हुआ है, और भी अल जजीरा और दूसरे भी लोग हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो वो अपनी बात छुपा नहीं रहे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वो फाइट टू फिनिश में लगे हैं, अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इस तरह का जब ये हाराकीरी वाला जब सिस्टम आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि आसान नहीं होता है किसी भी देश को उसको संभालना, जैसा हमने देखा है। तो मेरा मानना यह है कि चाहते दोनों हैं, ईरान भी जानता है कि अगर अमेरिका से लड़ता रहा तो उसका भी खात्मा निश्चित है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि जीत नहीं सकता किसी भी हालत में। तो एक एग्जिट चाहिए सबको, एक तरह का ऑफ रैम्प चाहिए, और उसी की ये कोशिशें हो रही हैं। हमें आशा जरूर करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह थोड़ी सैनिटी प्रिवेल करे। लेकिन आप इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते भी हैं छोड़ना लड़ाई, तो जब तक नेतन्याहू ऑन बोर्ड नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक इंसान है जो हालांकि चाहता है नेतन्याहू को लेकर, हालांकि अभी जो है ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आपने इजराइल से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अब से कुछ ही देर पहले नेतन्याहू से बातचीत की है, और वो हमारे जिस स्तर पर पहुंच के बातचीत कर रहे हैं उससे, हाँ, ही विल, लक्ष्मण जी उसने कहा ही विल बी हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ये नहीं कहा। तो नेतन्याहू विल नेवर बी हैप्पी इफ देयर इज अ डील। नहीं, लेकिन नेतन्याहू बगैर ट्रंप को तो बढ़ भी नहीं सकते ना। तो ट्रंप को तो पकड़ रखा ना, वो तो लेके आ गया, पूरी लड़ाई तो उसी ने कराई है। ट्रंप ने कौन सा लड़ाई किया? ट्रंप तो पहले अपना डोमेस्टिक पॉलिसी देखेगा, वो देखेगा जहां में नुकसान हो रहा है हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो कहेगा मैं तो अपना सीज फायर कर रहा हूं, तुम्हें जो करना कर लो। तो आपको लगता है कि ट्रंप को छोड़ के आगे नेतन्याहू बढ़ते रहेंगे? नहीं, ठीक, अगर आपको निकलना निकल जाए, मैं लड़ूंगा ईरान से, उस स्थिति में नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ सबसे सही हो, अच्छी बात है, यही हो कि भाई वो कहते हैं कि मैं तो हो गया, मेरा काम खत्म, मैंने सारे लीडर खत्म कर दिए, मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी आर्मी खत्म कर दी, उनका तो बड़ा अच्छा है, लड़ाई तो रुके किसी तरह से। नहीं तो फिर इजराइल आगे बढ़ेगा? हमें लगता है इजराइल अकेले कहेगा ठीक है आप चले जाओ, मैं लड़ रहा हूं, ऐसा तो नहीं करेगा इजराइल, इतनी क्षमता तो बची नहीं है अभी। देखिए, इजराइल नहीं करेगा, लेकिन इजराइल का खेल दूसरा भी है। ईरान के साथ तो जो होना था उसको पता लग गया कि अमेरिका लड़ा हुआ है, ईरान के साथ में लड़ता रहेगा। वो इस वक्त फोकस कर रहा है लेबनान के ऊपर और वेस्ट बैंक के ऊपर पे, उसका इमीडिएट नेबरहुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक, हाँ ठीक, उस पे हम लोग आगे शो में आगे चल करके बाकी मेहमानों को जोड़ता हूं। कमर आगा साहब, आप इस पूरे क्षेत्र को काफी करीब से देखते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस बातचीत को ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई, 15 पॉइंट पे बातचीत हुई है और काफी अच्छी बातचीत हो रही है, तो किससे बात कर रहे होंगे? वो कह रहे हैं कि हम खामेनेई के बेटे को नेता मानने को तैयार नहीं है। ये तो खैर बार्गेनिंग पॉइंट है उनका, बाद में उस पर भी एग्री हो सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि जंग जल्दी से रुके, अब बहुत डैमेज हो गया, उनके सारे बेसिस ध्वस्त हो गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं, सारे राडार्स वहाँ पे काम नहीं कर रहे, फिर गल्फ क्षेत्र जो है उसके अंदर मुझे लगता है कि दुबई को तो बहुत साल लगेंगे दोबारा से रिकवर करने को, हो भी पाएगा या नहीं मुझे तो लगता है सऊदी अरेबिया इसको रिप्लेस कर देगा, नए सिटीज वगैरह जो बना रहे हैं। बहरहाल दूसरी बात ये भी है कि जो लॉसेस हैं वो बहुत ह्यूज हैं, ईरान का तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, तेहरान पे कारपेट बॉम्बिंग की तरह इन्हीं किया है। इजराइल के भी बहुत लॉसेस हुए हैं। नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया था कि हमारे काफी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं, अब इट इज अप टू द प्रेसिडेंट ट्रंप। अब पता नहीं कितना सही है, मैंने पढ़ा था कल, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथ में है कि वो डिसाइड करें, हम लोग सीज फायर के लिए होंगे। दोनों ये कह रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए।
ईरान शुरू से बातचीत के लिए तैयार था। ओमान बातचीत कर रहा है, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान इसमें इन्वॉल्व हैं, और दो एक फॉरेन मिनिस्टर्स और हैं जो ईरान से और अमेरिकन से बातचीत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स में है, कितनी सही है ये तो कंफर्म करना मुश्किल है। ओमान कहा मालूम है, उन्हीं ने कहा भी है। ईरान की एक ही शर्त है वो पूरी है, वो ये कहते हैं कि सैंक्शंस पूरी तरीके से लिफ्ट हो, इकोनॉमिक सैंक्शन भी और मिलिट्री सैंक्शन भी, और फिर उसके अलावा ये भी है कि दूसरी बात ये भी है कि वो वॉर रिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं कि हमें $100 बिलियन मिनिमम दो। पहले तो बहुत मांगा था उन्हीं ने 800 बिलियन, 100 बिलियन इमीडिएट चाहते हैं। फिर उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि आइंदा कोई वॉर नहीं होगी, और यूरेनियम इनरिचमेंट वो कह रहे हैं कि हमें उतना चाहिए जितना अलाउ है। उसके लिए बहुत से प्रपोजल हैं कि भाई ठीक है, आपके पास 65 साल के लिए आप इनरिचमेंट बंद कर दीजिए, आपके पास काफी 60% इनरिच यूरेनियम है, उसको डाइल्यूट कर लीजिए। लेकिन वो इसी तरह मिसाइल प्रोग्राम के भी बारे में बातें हो रही हैं, इंटरमीडियरीज कर रहे हैं। जो रिपोर्ट थोड़ी बहुत इधर उधर से आती है वो ये है कि हम फर्दर इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको 2000 किलोमीटर का है, अब तो 4000 आ गया, डिगो गार्सिया तक पहुंच गए। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो इस पे भी शायद राजी है एक स्टेज में कि 5 साल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल भी गारंटी दे। तो इस तरह की बहुत सी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काफी समय से बातचीत चल रही है। वॉर से पहले से शुरू हो गया था, कुछ पॉइंट्स इसमें और बढ़ गए हैं। और दूसरी बात यह कि अमेरिकन इकोनॉमी इनको परमिट नहीं करती लंबी वॉर के लिए, काफी वीक है, और तेल के दाम बढ़ जाने से पब्लिक ओपिनियन बहुत खराब होती जा रही है। नवंबर में इलेक्शन है, अभी तो ट्रम्प सोच रहे हैं कि हम शायद मेकअप कर लें, इसको बराबर कर लें। यूरोप भी जंग में शरीक नहीं हो रहा, अकेले लड़ना पड़ रहा है, और यूरोप की भी इकोनॉमी बहुत पे स्ट्रेन है। यूक्रेन वॉर का वो भी नहीं चाहते, कोई ज्वाइन करने पे तैयार नहीं है। अमेरिका उनको कभी कावर्ड कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, इस तरह से उनको उनके ऊपर चार्जेस भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ज्वाइन करने पे नहीं। अरबों का बहुत प्रेशर है कि आप इसको, खासतौर से जो अमेरिकन एलाई हैं, खत्म करिए, जैसे यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरबिया, इनका बेहद प्रेशर है। ये लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि आप इस जंग को तुरंत बंद कीजिए, वरना हमारी इकोनॉमी, इसलिए कि जो हालात हैं वहां पे, अगर जिस तरह से ऑयल इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर दिया गया है बहुत सी जगहों पे, वो कई साल लगेगा उसको रिपेयर होते होते। इस कई साल लगेगा उसको रिपेयर करके फिर वापस वॉर से पहले जो पुराने स्तर पर आने के लिए। जी, उसको रिपेयर। और फिर दूसरी बात ये कि ये एक सेकंड मैं लूंगा, अरब देशों की जो इकोनॉमी है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, फॉरेन लेबर पे ये डिपेंडेंट है, दूसरे फॉरेन मनी पे ये डिपेंडेंट है, यूएई खास तौर से, और यूएई सबसे बड़ा हब है। और दोनों लोग जो है वहां से अगर ज्यादा दिन चलते हैं तो ये फॉरेन लेबर भी चला जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वहां से ऑलरेडी मूव करने लगा। जो हाई टेक सेक्टर में जो प्रॉमिस इन्वेस्टमेंट्स थे वहां के लोग वो इंडिया की तरफ आने की सोच रहे हैं। बैंक्स बड़े बड़े इनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है कि ये जो है ऑपरेट कर रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा है जी, इनके ऊपर काफी दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। मैं देख भी रहा था कि वीकेंड में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो अपने आप पॉपअप हो रहे थे, जो ये सोशल मीडिया में प्रमोशनल वीडियो कि यूएई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, आप यहाँ पर आइए, प्रॉपर्टी प्राइसेस यहाँ गिर गई, आप यहाँ पर आइए। तो मुझे लगता है उन लोगों ने पर्दे के पीछे से काम शुरू भी कर दिया कि इन्वेस्टर भाग न जाए हमारे यहाँ से। प्रोफेसर अंशु, मैं आपके पास, हाँ बिल्कुल प्रोफेसर अंशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल शिवकांत शर्मा साहब के पास, इस पूरे, हाँ बात पूरी करिए सर, कमर आगा साहब। नहीं, उन्हीं ने यूएई के वॉर शुरू होते ही उनके स्टेटमेंट आने लगे थे कि हम बहुत ह्यूज अमाउंट इस पे एडवर्टीजमेंट ये सब करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ वापस आए। लेकिन प्रॉपर्टी प्राइस उनके यहाँ 50% से ज्यादा डाउन है इस वक्त, ज्यादा कोई खरीदार नहीं है। ये दबाव का चौतरफा बन रहा है, ये खरीदार नहीं मिला, चौतरफा दबाव बन रहा है। प्रॉपर्टी प्राइसेस को छोड़ भी थे तो इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन था, जो इन्वेस्टर्स अगर निकल गए एक बार तो फिर उनकी तरफ वापस मुंह मोड़ कर आएंगे नहीं। शिवकांत शर्मा साहब, जैसा कि कमर आगा साहब कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर बहुत भारी दबाव है कि कैसे, मैं आऊंगा कमर आगा साहब, मैं आता हूँ
मैं आता हूं कुमार आगा साहब के पास आता हूं। 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर, इनको जोड़ लूं, मैं फिर आपके पास आता हूं। हाँ। अभी शो में पर्याप्त समय है। शिवकांत शर्मा साहब, ये जैसा कुमार आगा साहब कह रहे थे कि एक दबाव बहुत भारी है ट्रंप के ऊपर, और पहले भी शो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जिस स्तर पर ट्रंप जा चुके हैं अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। अब उन्होंने एक रास्ता निकाला है जो इनके बयानों से लग रहा है, ये माना जाए? बिल्कुल, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूंछ किसकी दबी हुई है। अब देखें कि आप रूस के ऊपर तेल पे पाबंदी लगाए बैठे थे, वो पाबंदी आपको खोलनी पड़ी। ईरान के तेल पे पाबंदी लगाए बैठे थे, वो पाबंदी आपको खोलनी पड़ी। ये नौबत आ गई कि आप बुरा भला कहने लगे नेटो और अपने साथियों को कि आप आ क्यों नहीं रहे हैं हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए। ये नौबत आ गई और हॉर्मुज़ उसके बावजूद खुल के न दिया। दाम जो है वो ऊपर जा रहे थे। तो प्रेशर किसके ऊपर था? और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक लड़ाई रोकने की बात है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, लड़ाई रोकना इनके बस में नहीं है। लड़ाई शुरू करना इनके बस में था और इन्होंने अचानक से हमला किया, हालाँकि उसका पहले से अंदाज़ा था ईरान को, अब उसके जवाब को देख के साफ ये ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन जब तक ये बातें जो कमर आगा साहब ने कही, ये सब बातें वैलिड हैं कि मिसाइल्स टेक्नोलॉजी की बात होगी और परमाणु ईंधन की बात होगी और ये होगा और वो होगा, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा सवाल तो अब पूरी दुनिया के सामने और ट्रंप के सामने भी ये है कि हॉर्मुज़ खुला रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन ये तय करेगा? ये तो ईरान के हाथ में है इस वक्त। और ईरान के हाथ में जो ये नया हथियार आया है, जिसका अब उसे बहाना भी मिल गया है इस्तेमाल करने का, वो उसे क्यों छोड़ेगा जब तक उसकी मांगें नहीं पूरी हो जाती? ये कह रहे हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं। अब अरागची साहब से अभी तक पत्रकारों ने जिसने बात की है, वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो कोई बात नहीं हो रही। पजेश्कियान साहब से बात नहीं हो रही, राष्ट्रपति से। तो जब आप राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहे, विदेश मंत्री से बात नहीं कर रहे, बाकी जो अयातुल्ला साहब हैं वो इस हालत में हैं कि नहीं हैं, उनसे बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कोई नहीं जानता। इतना ज़रूर है कि विदेश मंत्री की जो अरागची की बातें हो रही हैं रूस के साथ, जैसा कि कमर आगा साहब ने कहा, हमें खबर है कि तुर्की के साथ भी बात चल रही है और ओमान के साथ भी बात चल रही है, लेकिन सीधी बातचीत मुझे नहीं लगता अभी तक अमेरिका के साथ हुई है। और वो इस बात से भी जाहिर होता है कि खुद ट्रंप ने स्वीकार किया है कि वो आज ये उम्मीद करते हैं कि ईरान के साथ सीधी बात होगी। किससे बात होगी, क्यों बात होगी? और ये जो कहना कि साहब पहले ईरान ने फ़ोन किया था, अरे भाई ईरान ने अगर पहले फ़ोन किया था तो आपने धमकी काहे दी थी? तो ये धमकी, और ये धमकी भी आपने 48 घंटे की दे दी ये सोच करके कि शायद उस धमकी से मान जाएंगे। उस धमकी का आपको जवाब धमकी से मिल गया। तो कुल मिलाकर के सारी बातें, सारी परिस्थितियां ये दिखाती हैं कि इस वक्त अगर कोई फंसा हुआ है तो वो ट्रंप है। देखिए, ईरान का जितना नुकसान होना था हो लिया, तो वो तो डूब गए हैं, इसलिए उनको अब कुछ बचाने की चिंता नहीं है। जो बचाने की चिंता है वो बाकी दुनिया को है, ट्रंप साहब को है और उनके जो दोस्त देश हैं खाड़ी के, उनको है। तो उनको बचाने के लिए इनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ये पहले से हमें मालूम है, कभी भी ये कह सकते हैं कि साहब हमने तो सारे अपने जो भी लक्ष्य थे वो पूरे कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि जो पीछे आप छोड़ गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो खतरा आपने जोड़ दिया, जोखिम जो जोड़ दिया हॉर्मुज़ का, उसका क्या होगा? हॉर्मुज़ की चिंता पूरी दुनिया को खाई जा रही है। इसका जवाब उसमें शिवकांत जी, उसमें शिवकांत जी, दरअसल हॉर्मुज को लेकर उनका ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान आया है कि ये हॉर्मुज जल्द खुलेगा और हम इसे संयुक्त रूप से नियंत्रित करेंगे, ज्वाइंटली इसको कंट्रोल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये कैसे संभव है? ईरान होने देगा? बिल्कुल संभव नहीं। एक तो ये हास्यास्पद है। देखिए, ये जो 22 देश जो इकट्ठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, जिसमें ज्यादातर देश नेटो के हैं, उसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अगर यही देश जब ईरान पे हमला हो रहा था तो ईरान के हमले को रुकवाने के लिए इकट्ठे हो जाते, तो क्या इन सब पे हमला कर देता अमेरिका क्या मिल करके? इससे पहले जब इन्होंने मनमाने टैरिफ लगाने शुरू किए थे, यही 22 देश या इनमें और कुछ देश मिल करके तब सारे खड़े हो जाते और कहते कि नहीं, हम आपके टैरिफ नहीं मानते। तो क्या ट्रंप कुछ कर लेते इन सब का?
तो ये तो ये एकजुटता पॉसिबल नहीं है, अगर बिल्कुल हास्यास्पद सा ये एकजुटता यहाँ पे दिखेगी नहीं। इस पे शंकर प्रसाद साहब के पास भी मैं जाऊंगा, चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि वहाँ का जो पूरा इक्वेशन है वो इक्वेशन एक तरीके से सिक्योरिटी पैक्ट भी है जो गल्फ कंट्रीज के साथ है, तो वो कैसे उसको देखा जाएगा। शंकर प्रसाद साहब के पास आऊंगा, लेकिन अंशु जोशी मैं आपके पास एक सवाल लेकर के कि इस पूरे जो डायनेमिक्स अभी वार का पहुंच चुका था, और इजराइल भी पहले तो हुआ कि बातचीत हुई कि नहीं हुई, अब ट्रंप साहब करेंगे, इजराइल से भी हमने बात कर लिया है, तो ट्रंप अगर सीज फायर का ऐलान कर देते हैं 5 दिन के भीतर तो इजराइल भी चुप होकर बैठ जाएगा। ट्रंप के अकेले के अनाउंस करने से सीज फायर कैसे संभव है, आप ये बताइए। आज ही अरागची का स्टेटमेंट आया है कि ईरान अब उस स्टेज में और उस स्टेट में नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की वार्ता अमेरिका के साथ करे, और लगातार इसी प्रकार के जो बयान हैं, स्टेटमेंट्स हैं, हम ईरान की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। और इस पूरी सिचुएशन को यदि समझना है तो पिछले 2-3 दिन के हम डेवलपमेंट्स को देखें। जब अमेरिका और इजराइल के द्वारा इस्फान और नेतांज पर हमला किया गया ईरान में, जो कि प्राइमरी न्यूक्लियर साइट्स है वहां की, तो बदले में इस बार ईरान ने इजराइल की जो डिमोना न्यूक्लियर साइट है 1958 में बनी थी, और 60-70 के दशक से हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत एक्टिवली जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको अपना योगदान देती है, और दुनिया की वन ऑफ द सेफेस्ट और बहुत ही स्टेबल साइट्स में से एक मानी जाती है। इस पर ईरान का हमला हुआ, एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ तो फिर हमने देखा कि हिंद महासागर में मॉरिशस का जो डियागो गार्शिया द्वीप है जहां पर अमेरिका का बेस है, उस पर भी ईरान ने हमला किया, और इसने एक्सपर्ट्स को चौंकाया, क्योंकि उसकी मिसाइल्स की रेंज हम मैक्सिमम 2500 किलोमीटर तक की मान रहे थे, लेकिन डियागो गार्शिया पर हमला करके ईरान ने ये चेतावनी पूरी दुनिया को दी है, विशेषकर अमेरिका को और यूरोप के देशों को, कि उसकी जद में अब जो यूरोप की बड़ी कैपिटल्स हैं, चाहे बर्लिन ले लीजिए, रोम ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए, वो आती हैं अब 4000 से 5000 किलोमीटर की रेंज तक वो हमला कर सकता है। उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ईरान हो सकता है एम्यूनिशन की हम यदि स्थिति को देखें तो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी ऑल आउट वॉर पे तो वो है ही, और उसको ईरान के साथ अपनी बॉर्डर जो है वहां से चीन से मिल रही है हेल्प, लेकिन अमेरिका की जो इक्विपमेंट, उसके जो बॉम्बर्स हैं, उसके जो एयरक्राफ्ट हैं, उसके जो मिसाइल्स यूज हो रहे हैं, वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स की तुलना में बहुत महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप समझ रहे हैं कि इकोनॉमिकली अब यूएस एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है, लेकिन इसका जवाब ईरान की तरफ से आ गया है, वो किसी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे अलास्का में पुतिन को बातचीत के लिए बुलाया था ट्रंप ने बिना ज़ेलेंस्की के, ये वार्ता विफल होनी थी, वार्ता विफल हुई, और वही स्थिति अभी भी है। तो हम लगातार जो है अभी तो एस्केलेशन की स्थिति देख रहे हैं, और आज आपने ट्रंप का ये स्टेटमेंट देखा है ना, हो सकता है ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आए तो कल वो फिर रिटेलिएट करें, क्योंकि ट्रंप से हम कुछ भी कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना मैं उनको समझ पा रही हूँ। ट्रंप से तो कभी कल कुछ तक अब 24 घंटे में पता जो आप चलेगा। समझ रहे हैं वही हम लोग भी समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वही हम लोग भी समझ रहे हैं कि ट्रंप से कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये कि कैसी स्थिति है कि ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया जी हमने बातचीत की, हमने वहाँ के कुछ समझदार नेताओं से बातचीत की और बातचीत बड़ा अच्छा रहा, ईरान कह रहा है नहीं हमारी कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई है, और जैसा कि अभी अंशु जोशी कह रही थी कि ईरान युद्ध रोकने के लिए बेताब है नहीं, वो मजबूरी ज़्यादा यूएस की बन गई। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ इसमें। सबसे पहली बात तो आप कीजिए इजराइल की। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है हिजबुल्ला, हमास और हूती, जिसने पिछले कई सालों से, कई डिकेड से उनको परेशान कर रखा है। और क्यों परेशान करता है वह हूती, हिजबुल्ला? उनके जो आर्किटेक्ट, उनके जो लीडर हैं, उनको जो सामान देते हैं, उनको जो मदद करते हैं, वो ईरान। सबको मालूम है, ये 2 साल से मालूम है, 3 साल से सारे विश्व को मालूम है। तो इस समय काफ़ी हद तक हमास हैज़ बीन सबड्यूड, काफ़ी हद तक हमास ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक हिजबुल्ला भी ख़त्म हो चुका है, हालांकि फिर भी वो कुछ ना कुछ करता रहता है। लेबनान में लड़ाई चल रही है, आपने देखा। हूती भी पिछले कुछ दिनों से चुप है, लेकिन हूती का कितना डैमेज है पता नहीं। मसल बात यह है कि क्या ईरान आज इस हालत में है कि वो इन 3 प्रॉक्सीज को दोबारा से उसी प्रकार से मदद करता रहे जैसे अभी तक कर रहा था। शायद ये जो अप्रिसिएशन इजराइल करेगी उसका ये रहेगा कि शायद ईरान अब इतनी क्षमता नहीं रखता कि तीनों प्रॉक्सीज को लगातार मदद करता रहे जो हमें परेशान करते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर की थ्रेट इजराइल को परेशान करती है, वो भी इजराइल मानने को तैयार हो गया है आज
कि शायद काफ़ी हद तक इनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई है और ये अभी नियर फ्यूचर में एक न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइस अगर ये बनाते तो केवल इजराइल के लिए अगेंस्ट बनाते हैं, तो शायद वो भी अभी ठप हो गया है या कम से कम रिटायर्ड तो हो ही गया है। तो एक तरह से इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। अगर ट्रंप साहब कहेंगे, ज़रा सा भी इंडिकेशन देंगे कि लड़ाई को सीज फायर कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से इजराइल मान जाएगा। अब जहाँ तक कि ईरान का सवाल है, मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। एक शाह ऑफ ईरान का वीडियो मैंने देखा, बहुत पुराना वीडियो है। उसमें शाह ऑफ ईरान ने कितने साल पहले कहा है कि गल्फ ऑफ हर्मुज इज अ जैकुलर वेन इन माई हैंड्स। तो ये जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज की, इट इज़ बीन नोन टू ईरान फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आज से नहीं उनका पता। तो अगर ये सीज फायर मान भी लेते हैं तो बाकी जगह सब सीज फायर हो जाएगा, लेकिन गल्फ की जो इनके पास चाबी है वो ईरान रखेगा और किस वक्त भी चाहे उसको बंद कर सकेगा। तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक ईरान मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि इसको सीज फायर से बेहतर है कि अब डिस्ट्रक्शन और ना हो। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड तो है ही कि जब भी चाहे वो हर्मुज को बंद कर सकता है और सारी शिपिंग सारी वर्ल्ड की परेशान कर सकता है। तो आई थिंक ईरान में ऑल्सो एक्सेप्ट ए सीज फायर, अकलबंदी भी इसी में है। और अगर वो अपनी ईगो पे लड़ा रहा तो फिर बैड लक है, सब दुनिया से परेशान हो रही है। शायद अगर 3-4 दिन के बाद ईरान ने फिर कुछ गड़बड़ करी और फिर कुछ मानने को तैयार नहीं हुए तो अमेरिका फिर जवाब देगा, फिर उधर से इजराइल भी जवाब देगा, इधर से ये भी जवाब देंगे, सब तरफ नुकसान होगा और पूरा विश्व इसका विक्टिम बन गया। सारा विश्व, भारत के ऊपर तो खास तौर से ऑफिस पड़ा है और पूरे गल्फ स्टेट जो एक उसी रिलीजन के माने जाते हैं, उसके सब मित्र हैं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहा हूँ कि शायद ईरान भी इस समय मान जाए और कुछ तरीके से कोई ऑफ द रैम्प जिसको कहते हैं या कोई एस्केप रूट ढूंढ के मानी जाए शायद। तो मेरे ख्याल से अक्लमंदी इसी में है कि तीनों देश इसको मान जाएं। हाँ, ईरान के पास वो ट्रम्प कार्ड रहेगा, जब भी चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। So that trump card in their hands, I think they should accept it and they will accept it and they must accept it because in the interest of the whole world. हाँ, बिल्कुल। इसको मैं एम्बेसडर त्रिगुणायत इस तरीके से भी देख रहा था कि जब युद्ध चल रहा होता है तो कई बार ईगो इशू रहता है कि पहले ऐलान कौन करता है, हम ऐलान करते हैं कि वो ऐलान करते हैं। जब ट्रंप ने ऐलान कर दिया तो ईरान का कुछ हद तक तो ईगो पहले सेटिस्फाइड कर दे, नहीं हम ही कह रहे हैं, हमसे बातचीत हुई जी, हम हमारा मकसद पूरा हो गया, हम झुकने को, ईरान कहेगा हम झुकने को तैयार नहीं हुए। इजराइल से पहले ट्रंप ने बोल दिया ये सारी बातें, तो वो सारी चीज़ें अड़चन में तो आनी नहीं चाहिए। तो ईरान को मान जाना चाहिए, कुछ पॉजिटिव संकेत देना चाहिए। अगर आप देखें तो ईरान ने बहुत शुरू में ही अपनी कंडीशंस जो 3 या 4 जो भी कंडीशंस हैं वो कन्वे की हुई थी कि अगर जब तक ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, जैसा और लोगों ने भी कहा है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी चाहिए, उनको रिपेरेशंस चाहिए और उनको ये चाहिए कि ये सीज फायर रियल सीज फायर हो और जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन एनरिचमेंट के वो अलाउ किए जाएं। तो अगर उनकी वो बातें शर्त मानी जाए। दूसरी चीज, अब जैसा अगर ट्रंप बोल रहे थे कि मैं इजराइल की भी सिक्योरिटी हो जाएगी, इनकी भी सिक्योरिटी हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो दोनों के लिए ही ये बात कहें कि भाई हम गारंटर हैं और आपको एक दूसरे पर कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो ये हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज जिनको ये ट्रस्ट करते हैं वो मान जाए। तो अगर ये हो सकता है तो ईरान को कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त जो ईरान की लड़ाई की स्ट्रेटेजी है, मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटेजी, वहां पर कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है कि किस तरह से वो अपने 30 कमांडर्स को कंट्रोल करेंगे। आज कमांडर्स अपने आप ही लगे हुए हैं सब जगह, उनके पास में लिस्ट है टारगेट्स की और वो उनके ऊपर हिट करते जा रहे हैं। तो कई बार प्रेसिडेंट बोलते हैं कि साहब गल्फ कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर फिर अटैक हो जाता है। तो ये भी एक चीज है विच कैन बी ए स्पॉइलर। दूसरी चीज, मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि किसी भी तरह से नेतन्याहू खास तौर से, हमें इजराइल छोड़ भी दें, नेतन्याहू खास तौर से उसका मेन सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि किस तरह से इस्लामिक रजीम को बिल्कुल खत्म करना है। और आज से नहीं है, ये हमेशा से 20 साल से तो खुद देख रहे हैं और ये शुरू से मैड सिंड्रोम चला आ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह से बात बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इज कैपेबल ऑफ क्लेमिंग विक्ट्री एंड क्विटिंग।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा, इस पर मैं आगे चल कर आऊँगा। लेकिन कमर आगा साहब, एक तत्कालिक सवाल, जो अभी एम्बेसडर त्रिगुनाथ साहब ने कहा भी कि अगर ईरान मान भी जाता है ठीक है जी हम सीज फायर कर रहे हैं, हम यूएस के प्रपोजल को मानना है, जो भी रहा, युद्ध विराम की बातचीत हो जाती है, तब भी क्या युद्ध विराम हो पाएगा क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज ग्रुप सब हैं जो अलग अलग अपने अपने टारगेट लेकर के हमला कर रहे हैं, वो किसी सेंट्रल कमांड की बात मानेंगे? उस पोजीशन में है सेंट्रल कमांड भी? मैं समझता हूं हैंगे। एक बार अगर सुप्रीम लीडर जो है उनका स्टेटमेंट देगा, वो जब ही स्टेटमेंट देगा जब इन लोगों से बात हो जाएगी और वो उन लोगों को इन्फॉर्म करेगा, ये फौरन मान लेंगे। कमांड स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो सुप्रीम लीडर के हाथ में अभी भी है। जान के उन्हीं ने डिसेंट्रलाइज ये किया था कि इसलिए कि सेंट्रलाइज कर दो तो एक आदमी को हटा दो तो सारा कोलैप्स हो जाता है स्ट्रक्चर, कमांड स्ट्रक्चर। अगर ये अलग अलग बढ़ जाएगा तो मुश्किल होता है, एक को मारो दूसरा खड़ा, दूसरे को मारो तीसरा खड़ा। इसलिए उनकी एक वो थी। लेकिन सुप्रीम लीडर अगर एक बार स्टेटमेंट देंगे तो फौरन सब मान लेंगे। और ये भी है कि दूसरी चीज, एक चीज और मैं कह दूं, ये प्रॉक्सीज कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है इजराइल का, ये प्रॉक्सी हिजबुल्लाह वहां पे बनी रहेगी। हाँ, कमजोर हो जाएगी, नए आ जाएंगे लड़के, नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ये ईरान के रेवोल्यूशन से पहले से हैं। वहां पे पहले अमल थी, अमल जब फेल हो गई तो हिजबुल्लाह आ गई। हिजबुल्लाह ने इनको 2001 या 2 में इनको साउथ लेबनान से इजराइलियों से खाली कराया। हूती इसलिए हैं कि यूएई और इन लोगों ने मिल के, सऊदी अरेबिया ने उसको बर्बाद कर दिया है पूरे यमन को। वो खड़े रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे और आज से नहीं 62 से वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कभी कम हो जाती है उनकी लड़ाई, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अब तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसी तरह से इराकी शिया मलेशिया है, बहुत स्ट्रांग है। हूती को और इराकी शिया मलेशिया को जो रिपोर्ट्स आ रही है, ईरान ने मना कर रखा है कि अभी आप लोग इंटर न करें। हिजबुल्लाह अकेला इस वक्त इनके साथ खड़ा है। वो कहते हैं कि हम बाद में इनको एक्टिवेट करेंगे। कहां तक सही है कहां तक गलत है मुझे नहीं मालूम। कमजोर जरूर हुए होंगे, इतने दिनों से ये लड़ रहे हैं। ये जनरल शंकर प्रसाद ने सही कहा है कि काफी कमजोर हो गए, लेकिन ये सोच लेना कि ये खत्म हो जाएंगे, ये कभी नहीं रहेंगे। और फिर हमस अगर खत्म भी हो गई तो क्या कभी फिलिस्तीनी ये बर्दाश्त कर लेंगे कि वो वहां पे एक रिवेरा बन जाए मिडिल ईस्ट का, जो इन लोग का प्लान है? मैं नहीं समझता। इन्होंने और बड़ी मुसीबत, इजिप्ट के अंदर के हालात बहुत खराब हैं और अरब वर्ल्ड में भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, सोचने की बातें हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की बातें हो रही हैं। ईरान की सपोर्ट बेस इतना अरबों में बढ़ गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब ये किसी अमेरिकन बेस पे अटैक करते हैं, जनरली अरब सेलिब्रेट कर रहा है उसको। हाँ, जब ये इन्हीं ने दूसरे टारगेट पे किया है तो उसका जरूर उन लोगों को गुस्सा है, खासतौर से यूएई, कतर, बहरीन, छोटे छोटे मुल्कों में है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बहुत गुस्सा है सऊदी अरेबिया के अंदर भी, कि सऊदी अरेबिया और ये सारे देश गाजा से लेके शुरू हुआ है कि ईरान अकेला देश था जिसने लड़ाई लड़ी। ये अकेला देश है जिसने अमेरिका को चैलेंज किया। अमेरिका को वो अपना जो अमेरिका का सपोर्ट बेस था जनता में था पहले, वो काफी बिल्कुल खत्म सा हो गया है। खासतौर से गाजा को लेके एक बहुत छोटा सेक्शन है जो प्रो अमेरिकन है, जो रिजीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो जरूर है। और बिजनेस क्लास जो है वहाँ पे यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगह, वरना जनरली जो है वो अरब खुश नहीं है। अरब में नेशनलिज्म बहुत तेजी से फैल रही है। इस्लामिक मिलिटेंट मूवमेंट को भी बहुत ये नाखुशी जो है समझा जा रहा है। ये नाखुशी जो है अमेरिका के प्रति, नाखुशी जो है कि ये नाखुशी की वजह अमेरिका को लेकर जो नाखुशी है और जो अमेरिका के प्रति जो नाखुशी है, इसका अगला रूप क्या होगा? और दूसरा, जो ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है, अभी यहाँ पे सीज फायर होता है तो ये कितना स्थायी होगा? चूंकि जो अभी एम्बेसडर त्रिगुनाथ साहब भी कह रहे थे, इस पर चर्चा करेंगे आगे शो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे ट्रंप का हालिया बयान, जिन्होंने 5 दिन तक
ईरान के पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करने का फैसला लिया है, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ईरान युद्ध का सीज फायर का ऐलान इसे माना जाए, या फिर ट्रंप का सरेंडर माना जाए, या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला माना जाए? इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एम्बेसडर त्रिगुणाराय साहब ने उठाया था कि ये ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत भयानक बन चुका है, क्योंकि बातचीत पहले भी हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई और ईरान पर हमला कर दिया गया, और दोबारा से कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है और सकारात्मक हो रही है। तो ऐसे में इस ट्रस्ट डेफिसिट के बीच में, अगर भरोसे की कमी के बीच में सीज फायर होता है तो कितना टिकाऊ होगा? शिवकांत शर्मा साहब पहले आप, फिर अंशु जोशी आप। बिल्कुल टिकाऊ होने की संभावना नहीं है। एक तो जो सबसे बड़े इसके अंदर हीरो हैं ट्रंप साहब, वही सबसे ज्यादा अविश्वसनीय हैं। उनकी किसी बात पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। वो कब क्या कर देंगे इसका उनको खुद ही पता नहीं होता। तो एक तो सबसे बड़ा अविश्वास का कारण वो खुद है, और दूसरा ये जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है जो कमर आगा साहब ने ठीक कहा, ये जानबूझ के ईरान ने बनाई थी। लेकिन देखिए, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जब लड़ाई होती है तो अच्छी अच्छी सेंट्रलाइज्ड कमांड की टुकड़ियां भी जो है वो बागी हो जाती, क्योंकि लड़ाई जो है कुछ का कुछ करा देती है। और ये लड़ाई ऐसी है जिसमें ईरान को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि उनकी अब अगर लीडरशिप कोई कमांड देती भी है तो मुझे शक है कि जो टुकड़ियां अभी स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं उनमें से बहुत सी टुकड़ियां वो मानेंगी नहीं, और कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई हमला कर देंगी। और हॉर्मुज ऐसी जगह है जहां अगर एक भी हमला आपने कर दिया तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई बहुत लंबे चौड़े जो है वो जतन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों तरफ से अविश्वास के पूरे चांसेस हैं, और अगर युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी भी तो जब तक बाकी दुनिया इसकी गारंटी न ले और कोई निगरानी ऊपर से न रखे, इन दोनों के बस की बात नहीं है। और आप नेतन्याहू पे वैसे भी भरोसा नहीं कर सकते। इजराइल की तो ये पॉलिसी है कि अचानक जो है कहीं पर भी कोई भी हमला वो करते हैं वो अचानक करते हैं। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से इस तरह के पक्ष हैं जिनकी नीति पर इस मामले में विश्वास करना जो है वो बड़ा कठिन है। हालांकि अगर बगैर अनजाने में या फिर अचानक से हमला करेंगे इजराइल, तो पहली बार में आप ट्रंप के साथ थे, अमेरिका के साथ मिलकर हमला किए थे, अब अकेले करेंगे तो एक माना जाए कि अमेरिका के साथ विश्वासघात किया आपने। अंशु जोशी। अंशु जी, आप म्यूट पे हैं। जी हम जब भी इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं तो इजराइल और अमेरिका को हम एक साथ ही लेकर के देख रहे हैं। हम इस बात को ना भूलें कि असली शत्रुता तो इस पूरे क्षेत्र में पश्चिम एशिया के इजराइल और ईरान के बीच में है। जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है इतने वर्षों का, जो एक दूसरे को लेकर के डिसएग्रीमेंट भी है, वो भी इजराइल और ईरान के बीच में है। तो अमेरिका तो इसमें इजराइल का अलाई बन करके आया इस पूरे क्षेत्र में और ईरान पर अटैक किया है। और हम लगातार देख रहे हैं कि कभी न्यूक्लियर टॉक्स की या न्यूक्लियर मैटर की बात करके, कभी रिजीम चेंज करने की बात करके कि यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्य एस्टेब्लिश हो, कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात करके, हम कभी पेट्रो डॉलर की बात आ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल में अमेरिका का मकसद इस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति है और बैलेंस ऑफ पावर है उसको हमेशा के लिए बदल देना है। बाय एंड लार्ज ये एक बड़ा मकसद है। और अभी हाल फिलहाल ट्रंप को जो सिचुएशन दिख रही होगी, हो सकता है उसमें टाइम बाय कर रहे हो, और हो सकता है कि 2 दिन बाद अपने ही कहे से वो फिरे हुए नजर आए। बहरहाल अभी कोई शांति की स्थिति मुझे तो बनती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। अपने स्वयं के लिए हो सकता है कि वो एक टाइम बाय कर रहे हो, क्योंकि एक तो अमेरिका की जनता युद्ध नहीं चाहती, हम ये समझे। पूरे क्षेत्र में जो पेट्रो डॉलर का खेल था वो अभी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ये ट्रंप ने कैलकुलेट नहीं किया था कि ईरान इस तरह से ऑल आउट वॉर पे जाएगा, तमाम अपने आसपास के खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल साइट्स पर और दूसरी भी सिविलियन साइट्स पर हमले करेगा, यूरोप तक युद्ध को ले जाएगा, साइप्रस, अजरबैजान और तुर्की पे हमले करने का क्या मतलब है, डियागो गार्शिया में हिंद महासागर तक आ जाएगा। और फिर इसमें मैं बार बार कहूंगी कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है उसमें वो एग्जॉस्ट हो रहा होगा, उसमें कोई दूसरा देश आकर के उसका साथ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि ट्रंप कुछ टाइम बाय करके देख रहे हो। जैसे कल डिमोना पर भी जो मैंने बताया न्यूक्लियर साइट है महत्वपूर्ण इजराइल की, वहां पर ईरान ने हमला। हालांकि ट्रंप और यूएस जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एग्जॉस्ट कर रहा होगा, पता नहीं, ये मैं बहुत जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जहां जो देश पूरी दुनिया के डिफेंस बजट का 40% अकेला खर्च करता हो,
वो मैं कैसे आपको फैक्ट्स के समेत हाँ, बता बताइए, सकती हूँ, अगर आप मेरी सुने तो। नहीं, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा है, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरे अंदर उसमें ये आगे है कि जोड़ उनके देना पास बहुत चाहती हूँ। क्षमता है। हाँ हाँ, क्षमता है, लेकिन अभी जितना उनके पास स्टॉक पाइल है, अभी इसीलिए 10% प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी ट्रंप ने अपने जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे की है। क्यों की है? क्योंकि बनाने में जिस प्रकार की, मैं फिर वही कहूंगी, जिस तकनीक को अमेरिका यूज कर रहा है वो ईरान के मुकाबले बहुत महंगी भी है। और यदि हम उन तमाम मिसाइल्स को देखें तो उनका एक, जब हम उनके नंबर्स देखते हैं तो वो फिर वहां पर एक लिमिट आ जाती है। तो इसीलिए ट्रंप ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को कहा, अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़वाया। लेकिन हम ये समझे कि जिस तरह से ईरान को लगातार बॉर्डर पार से चीन की हेल्प मिल रही है, हो सकता है रशिया से भी मिल रही हो, उस तरह से अमेरिका को किसी दूसरे देश से सहायता नहीं मिल रही है। और जिस संख्या में ड्रोन्स का या मिसाइल्स का प्रयोग हो रहा है, उस संख्या को देखते हुए, फिर अमेरिका जिस टेक्निक को यूज कर रहा है उसकी कीमतों को देखते हुए, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि अमेरिका एक एग्जॉस्टिव स्टेट में हमें जाता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और समझें, बिल्कुल ऐसा ठीक है, करता है बहुत ना कि 30 ट्रिलियन इसमें यूएसडी की इकोनॉमी है, पर 37 ट्रिलियन यूएसडी का कर्जा है अमेरिका पर, यह भी ना भूलें हम। बिल्कुल, दरअसल इस पे ऐसा करते हमसे ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब बताएंगे। शंकर प्रसाद साहब, ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के पास जो सैन्य क्षमता है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा हो, कि अब हमें रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो, बाकी और उत्पादन बढ़ाएंगे तब फिर लड़ेंगे तुमसे। जी, आप काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हैं, और इसका एक नमूना भी आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी जो फौज है, जो इन्फेंट्री है, जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, वो लड़ना नहीं चाहती। आपने एक रिपोर्ट सुनी होगी, देखी होगी कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके टॉयलेट्स क्लॉग हो गए, उसके अंदर से टी शर्ट्स मिली, झाड़ू मिली, रस्सी मिली, ख़ास तौर से इसी माने कि उस शिप को अलग ले जाए। और ये भी जो उसमें आग लगी थी, शायद सुनने में ये भी आया है कि उनके सेलर्स ने खुद ही शायद आग लगाई होगी। फिर तो जो सोल्जर्स हैं वहाँ के, वो लड़ना नहीं चाहते। दी सेलर्स डू नॉट वांट टू गो टू वॉर। और जो उनके इन्फेंट्री वाले सोल्जर्स हैं, जिनको मरीन्स को यहाँ लाना चाहते हैं, वो भी शायद लड़ना नहीं चाहते। दे ऑल वांट पीस। और आखिर में ये भी आप समझ लीजिए कि अमेरिकन जनरल्स ने भी ट्रंप साहब से कई दफ़ा कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कई दफ़ा कहा कि इस लड़ाई में हमें जीतना बड़ा मुश्किल है, इस समय लड़ाई में आप मत जाइए। तो उन्होंने फिर भी मानी नहीं। ये तो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ऑल अमेरिकन जनरल्स recommended to the president that this is not a good idea to go into a war with Iran, knowing fully well, उनके इंटेलिजेंस एजेंट्स को शायद पता होगा, और उन्होंने ब्रीफ भी किया प्रेसिडेंट को कि वहाँ रजीम चेंज नहीं हो पाएगी। ये जो क्लर्जी है बड़ी स्ट्रांग है, IRGC बड़ी स्ट्रांग है। और शायद ये भी उनको मालूम होगा, हमको आज मालूम चल रहा है, लेकिन शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता होगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है ईरान के अंदर, वो भी बड़ा ज़बरदस्त हथियार है उनके पास। सो आई थिंक दी पीपल, दी एडमिनिस्ट, उनके पास 4-5 जो व्यक्ति उनके जो साथ के बहुत एडवाइज़र्स हैं, वो उनको लशाते रहते हैं, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ये सुबह उठ के कुछ बयान देते हैं तो बाकी सब कहते हैं वाह वाह साहब बहुत अच्छा बयान दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो इस बात को, मेरे ख्याल से जो रिपोर्टें आती हैं हम तो उसी के मुताबिक बता सकेंगे आपको, दे हैव कंटिन्यूसली रिकमेंडेड दैट द वॉर इज़ नॉट अ गुड आइडिया। वहाँ की अभी आप जो रिजीम चेंज करना चाहते हो बड़ा कठिन है। न्यूक्लियर हमने कुछ हद तक 6 महीने पहले डिस्ट्रॉय किए थे, अभी भी उनकी 60% यूरेनियम हो चुकी है। तो वो अगर, तो मैं समझता हूँ कि योर बेसिक क्वेश्चन, आपका जो बेसिक सवाल है, क्या वहाँ फ़ौज लड़ने को तैयार है? अब देखिए, फ़ौज का ये है कि लड़ने को तैयार तो जब रहेगी, जब हुक्म आएगा तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन दिल से लड़ेंगे कि नहीं। आज आप भारत में देखें, भारत का सैनिक हालांकि अमेरिकी फौज को लेकर के बड़ा जज्बे से लड़ता है। शंकर प्रसाद साहब, नहीं, हमारे फौज में जज्बा है। हाँ, नहीं, वो वही मैं कहना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को भी देखता हूँ, रिटायर्ड करने के बाद भी आपके दूसरे कलीग लोग इतने जोश में रहते हैं, जज्बाती रहते हैं, और हमारे फौज में ये खून में बसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के फौज में जहाँ तक मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे वो जज्बा नहीं होता, वहाँ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही आराम पसंद टाइप से फौजी होते हैं। क्यों, सही है सर? बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भारत का सैनिक एक इतना जज्बे से लड़ता है, एक देश के लिए लड़ता है, एक नेशनलिज्म है उसमें। आपने सही कहा कि हम रिटायर्ड लोगों का भी खून उबलने लगता है ऐसे मौक़ों पर। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का सैनिक लड़ना नहीं चाहता। वो कहीं, जैसे अफगानिस्तान में गया था, वहाँ वो क्या लड़ा? पहले तो उसको साहब रहने की जगह बढ़िया चाहिए, उसको 4 किस्म का खाना दिन भर चाहिए, उसको रहने नहाने धोने की जगह चाहिए, उसको किस्म किस्म की चीज़ें चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए हर जगह।
तो भारत सेना का जो एक सोल्जर है वो तो शक्करपारे पे भी जीता है, वो तो पानी न मिले तो पानी के बिना नहर का पानी मिल जाए तो उस पर जीता है। हमारे लड़ाई में हमने शक्करपारे खा के लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो आप समझ लीजिए कि भारत के जो सैनिक हैं देयर डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। उसको आप किसी की वर्ल्ड की सेना से ये आप अमेरिका में नहीं देख सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ, और बिल्कुल, तो टेक्निक से जितना लड़ना लड़ लीजिए, सेना भेज कर लड़ने वाली चीज आप देख पाएंगे आप ये। बिल्कुल। एम्बेसडर त्रिगुणा साहब, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काफी सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहाँ काफी समझदार लोग बैठे हैं। देखिए, अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों ने आज तक बड़ी सुपर पावर्स हैं, कोई वॉर जीता नहीं है। अमेरिका वियतनाम में हारा, चाइना वियतनाम में हारा, सोवियत यूनियन, यूएसए और ब्रिटेन तीनों ने अफगानिस्तान में हारे। रशिया को आज 4-4.5 साल हो रहे हैं यूक्रेन के साथ लड़ते हुए, अभी नहीं हुआ। इजराइल जो सबसे बड़ी पावर है इस रीजन की, 2.5 साल से एक हमास के साथ लड़े जा रहा है, अभी तक पूरी तरह नहीं कर पाया उसको। तो अमेरिका अब यहाँ पे आके कैसे लड़ेगा? 10,000 किलोमीटर में आकर के जीत सकता है। अब उनको चाहिए ऑफ रैंप कि किसी तरह से इज्जत बच जाए और निकल के चले। उनको पता लग गया, जैसे सबने बताया, क्या लिमिटेशंस उनके पास हैं। और ट्रम्प बेसिकली खुद अपने आप लड़ाई, एक्टिव फाइट नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं थ्रेट कर दूं, उससे ही लोग डर के भाग जाए, बस दैट्स हिज स्टाइल। ये हाँ, शंकर प्रसाद साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? एक पॉइंट मैं कह दूं, अगर आप इजाजत दें तो। एक पॉइंट अगर मैं कह दूं, आप इजाजत दें तो। और एक सोल्जर जो है वो और लड़ने को तैयार है, और वो जज्बे से लड़ता है, वो है एक इजरायली सोल्जर। इसको भी ना भूलें, इजरायली सोल्जर इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज कंट्री। आपने देखा कि जितने उनके रिजर्विस्ट हैं, जितने उनके दुनिया भर में इजरायलीज हैं, वो लड़ने के लिए वापस आने को तैयार हैं। उनकी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो लड़ने को फ्रंट लाइन में तैयार है। सो दैट इज अनदर आर्मी विच फाइट विद जज्बा। तो एक भारत का सैनिक है और एक इजराइल का सैनिक है। इन पर पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि इससे बेहतर सैनिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे। शो का समय जो खत्म हो रहा है, कमर आगा साहब, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ट्रंप को लगता है कि हमारी बात ईरान नहीं मान रहा है, तो क्या ट्रंप अपने पुराने वादे के अनुसार ये हिम्मत करेंगे कि ईरान के डिफेंस पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर दें? नहीं कर पाएंगे। अगर वो इनके करेंगे, बहुत आसान है उनके लिए करना, तो फिर ये गल्फ के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये कर देंगे हमला। और ये 5 दिन का उन्हीं ने बात इसलिए किया है कि मैं समझता हूँ कि काफी एडवांस स्टेज पे बातचीत होगी। ईरान एक दिन भी नहीं चाहेगा कि ये जंग आगे चले। अगर कोई उनके जो चंद जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको पूरी करने की बात होगी तो वो फौरन मान जाएगा, इसलिए कि उसको जो कुछ करना था उसने कर लिया। उसने जितना जो कुछ करना था उसने कर लिया, और पूरी दुनिया में उसने पूरी दुनिया में अपनी ताकत भी दिखा दी कि हम कहां तक जा सकते हैं, ये देख लो। और दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल प्रतिद्वंदी, उसको भी दिखा दिया कि देखो भाई हम कितने ताकतवर हैं, आइंदा फिर आंख मत उठाना। तो इस मायने वो भी अपनी जीत ही मानेगा अगर सीज फायर हो भी जाता है तो। लेकिन जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, हम लोग फिर से आप लोगों से चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन शो का समय यहीं समाप्त हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद कहना पड़ेगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह से आवाज। नमस्कार।